वो चल रहा था ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम और ये फ्यूटल हीमोग्लोबिन था ना लास्ट। यस मैम। चलो कैलकुलेशंस करेंगे आज। आज चैप्टर फिनिश करना है, ठीक है। आज चैप्टर क्या करना है, फिनिश करना है। तो जो बच्चे आज ही आए हैं उनको थोड़ी सी तो प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, क्योंकि बिल्कुल क्या चल रहा है, लास्ट वाला पोर्शन चल रहा है। थोड़ी समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ अगर समझना आए तो पूछ लेना, ठीक है भाई। चलो पढ़े। आज हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे, कैलकुलेशन, ठीक है। जैसे कि एडल्ट ह्यूमन में कितना ब्लड प्रेजेंट होता है, एडल्ट ह्यूमन में कितना, 4.5 to 5 लीटर या मिलीलीटर, लीटर, ठीक है। तो हम 100 ml ऑफ ब्लड में चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम किसकी बात करें, एडल्ट ह्यूमन की बात करें, तो उसमें कितना ग्राम होगा भाई हीमोग्लोबिन प्रेजेंट 100 ml ऑफ ब्लड पर, बताओ। 3 का एक वो ले लिया आपने पर्टिकुलर, नहीं इसमें बता दो मुझे, पहले भी तो बताया था मैंने। 12 to 16 कितना होगा, 12 to 16, ठीक है। हाँ वेरी करता है, तभी तो हमने रेंज में लिखा है। नहीं, फीमेल में 12 to 15 होता है, 12 to 15 होता है फीमेल में। किसी का अगर फीमेल का हीमोग्लोबिन क्या आ रहा है, 12 से कम आ रहा है, तो बोल देता है ना कि नहीं इतना कम नहीं है। कम तो है ना, चाहे कितना भी कम है, ध्यान तो देने की जरूरत है ना। अगर किसी का बेचारे का 9 या 10 आ जाए, अरे अरे आपका तो ठीक है। वो कब 9 से 6 हो जाएगा और कब खून चढ़ाने की नौबत आ जाएगी पर्टिकुलर एज वाइज। ऐसे तो दवाइयों से भी हो जाता है, खाने पीने से भी हो जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर एज ऐसी होती है, कौन सी एज, ओल्ड एज, जिसमें कुछ कंडीशंस में पेशेंट की क्या नहीं बनती है, हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। तो उसमें क्या होगा फिर, ब्लड चढ़ेगा और क्या होगा भाई, ब्लड चढ़ेगा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नौबत कब आ जाए, 9 से 6 पर, पता नहीं चलेगा। तो 9 वाले को फिर ध्यान देना पड़ेगा। तो मेंटालिटी होती है लोगों की हमारे सोसाइटी में, किसी का अगर 6, 7 या 8 हो रहा है तो ही ब्लड क्या है, ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है। अदरवाइज 9, 10, 11 वालों का कम नहीं है भाई। 9, 10, 11 वालों का कम क्यों हो रहा है, रीजन भी तो पता करो ना क्यों हो रहा है कम। तो अगर आपको अपना वैसे भी हीमोग्लोबिन चेक करना हो ना बिना टेस्ट के, कैसे करते हैं, ये फिंगर लो, यहाँ रखो और ऐसे कर दो। ये जो आपकी काजल लगाते हो आप जहां पर, इसके जो अंदर वाली, ये जो अंदर वाली लेयर होगी बिल्कुल, ठीक है, हमारे आई बॉल से मैच होती हुई, ये रेडिश जिसकी होगी उसमें पूरा हीमोग्लोबिन है। ये रेडिश जिसकी होगी उसमें पूरा हीमोग्लोबिन है। एक दूसरे की चेक कर लो अब बैठकर। इतने में जरा कुछ सेंटेंसेस लिख देती हूँ, फिर फिलअप करेंगे उनको, ठीक है। कर लो चेक। बताएंगे फिर मुझे क्या आपने डिफरेंस देखा है सबके आईज के अंदर, देख लो भाई, तुम भी देख लो। देख लिया, मैं अच्छे से देख लिया। चलो बताओ क्या डिफरेंस पता किया है आपने, रेड रेड किसकी है, हैंड्स रेज कर लो। इब्रा की रेड है, शुमाइला की रेड है, सुम्बुल, अब्दुल्ला, आपकी रेड नहीं है, क्या है आपकी, लाइट सी हो रही है, पेल येलो हो रही है, दैट मींस हीमोग्लोबिन कम है। आज जाकर क्या करेंगे,
दवाई नहीं खाएंगे, पालक की सब्जी खाएंगे। और जो पालक की सब्जी नहीं खाता है वो नार खाएंगे, जो नार नहीं खाता है रोज खाना है। हाँ, एक बार में नहीं बनेगा, रोज खाना है। या फिर कुछ भी अगर नहीं खाते हो तो रोज सैलेड खाते हो। नहीं खाते हो तो खानी शुरू कर दो। सैलेड में अगर कुछ भी नहीं खाते हो, वो भी B12 अलग होता है। क्या करने के वो अलग अलग रीजंस होते हैं, हीमोग्लोबिन क्यों कम हो रहा है। हाँ, एब्जॉर्ब भी कराना है, वो भी अलग बात होती है। हर चीज की एब्जॉर्बेंट पावर भी भाई, एब्जॉर्बेंट वो रीजन भी अलग होता है कि किस चीज को क्या हमारी बॉडी के अंदर कौन एब्जॉर्ब करा रहा है। अब जैसे कि जैसे आप सब एज, जो भी जितनी भी एज के बैठे हैं वो कौन सी एज के बैठे होंगे भाई। हद से हद 18 to 20 तो बैठे हुए ही होंगे यहाँ पर। रेंज में पर्टिकुलर तो मैं बता रही हूँ, कोई 17 होगा, है ना। 16, 16 के हो आप, स्किप की हुई है क्लास को। LKG जल्दी हो गया था एडमिशन, LKG स्किप हो गई, देखो यहाँ बेनिफिट हो गया। हाँ, तो कोई 16 का होगा, कोई 17 का, कोई 18 का, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस एज में आपका विटामिन B12 भी कम रहता है। मेरा तो अब तक रहता है। फिर इनमें दर्द होना शुरू हो जाता है, लेग्स में पेन होना शुरू हो जाता है, खड़ा नहीं हुआ जाता। और क्या मैं वैसे ना खाऊं उसको। सप्लीमेंट ले लो इतनी देर में तो। नहीं, मैं और ऑल्टरनेशन में भी सप्लीमेंट्स भी लेती हूँ ना, उससे भी नहीं बढ़ता। फिर मुझे टैबलेट्स ही खानी पड़ती हैं। वो और रीजन से, बस आपको क्या बताऊँ अब अपना डिटेल। चलो देखो भाई, तो जो भी जिसका भी आज पेल येलो कलर की क्या हो रही है, ये क्या हो रही है, आई के अंदर वाला ये वाला पोर्शन। हाँ, वो क्या हो रहा है। हाँ, क्या करना है, चुकंदर खाना है, पालक खाना है। और अगर ये सब कुछ भी नहीं खा रहे हैं तो रोज कच्ची प्याज खाया करें। किसके किसके अंदर, सैलेड के अंदर नींबू डालकर। चुकंदर भी आप खाली कितना ही खाते रहो, एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। किससे एब्जॉर्ब होगा, जब तक आप उसमें विटामिन सी ऐड नहीं करोगे। विटामिन सी इज बेस्ट इज लेमन। तो लेमन अगर निचोड़ कर खाएंगे किस पर, सैलेड पर, तभी वो फायदा देगी, अदरवाइज कोई उसका फायदा नहीं है सैलेड खाने का। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में कितनी डिजोल्व हुई हुई होती है ऑक्सीजन, 1.34। कितनी, 0.34। अब ना तो यहाँ पर हमने क्या लिया, 12 लिया, ना ही 16 लिया, कितना ले लिया, एक एवरेज बेसिस पर 15 ग्राम ले लिया। तो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में कितनी ऑक्सीजन डिजोल्व होगी, 15 into this, 15 into 1.34 कितनी आ जाएगी अप्रॉक्स में, 20 ml। 20 ml क्या आ जाएगी, डिजोल्व ऑक्सीजन। कितने में, कितने ब्लड में, अरे कितने ब्लड में, 100 में। इसमें 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में। अब बात हो रही है 5 लीटर की, ना तो 4.5 लिया, ना 4.6, 4.7 भी नहीं लिया, सीधा क्या लिया, 5 लिया है। 5 लीटर की बात हो रही है, इनकी पूरी बॉडी की हीमोग्लोबिन की बात हो रही है ना। तो 5 लीटर में कितना होगा हीमोग्लोबिन, बताओ मुझे। सॉरी, 5 लीटर ऑफ हीमोग्लोबिन में कितनी डिजोल्व ऑक्सीजन होगी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। देखो कैसे निकालोगे। या 20 ml ऑफ ऑक्सीजन कितने में, 100 ml में। क्या है ये, ऑक्सीजन। ये क्या है भाई, ब्लड आपका। राइटिंग समझ आ रही है, कलर दिख रहा है। 5 लीटर ब्लड में 5 लीटर ही प्रोटीन। ब्लड की बात क्या है, हीमोग्लोबिन की होती है वैसे। हाँ, इतना नहीं होगा, 5 लीटर में 5 लीटर हीमोग्लोबिन नहीं होगा, कम होगा। देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं, ओवरऑल 5 लीटर ऑफ हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। सारी चीजें हम यहाँ हीमोग्लोबिन की देखना है ना, इस वजह से। अब देखो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन कितने में डिजोल्व है, 100 ml में, है ना। एक जीरो बढ़ा दो इस, 200 ml कितने में होगा, 1000 में होगा। 5 लीटर में कितने ml होते हैं, 5000। कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा।
है 1000 ml में हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 1000 ml में हो जाएगा। आ गया समझ कैसे हुआ? टू वाले से मल्टीप्लाई हो गई बस। तभी तो इस टू वाले से इसकी मल्टीप्लाई हो गई 500 की, तो ये आ गया 100, सॉरी 1000। तो 1000 ml ऑफ ऑक्सीजन कितनी किस में डिसॉल्व होती है? 500 ml ऑफ हीमोग्लोबिन में। यानी कि 5 लीटर में कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी? 1 लीटर। कितनी होगी? 1 लीटर। आ गई बात समझ अच्छे से? इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन। केमिस्ट्री क्लास लंबी चल रही है आपकी? फाइनल नाश्ता नहीं करके? नाश्ता नहीं किया है? हाँ फिजिक्स की नहीं चल रही है आपकी। लेट हुई क्या आज क्लास आपकी? मतलब ज्यादा हुई है? ज्यादा नहीं कह रही है आपकी। हो गया? यस मैम। लिख लो। नोट्स बनाने हैं रोज। लिखा हुआ आप कभी भी पढ़ सकते हो फिर। क्या है ये हमारे? बलून लाइक स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं? यस। ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट होगा ये? लंग्स में। क्या है ये? अब मुझे ये बताओ, एल्वियोलाई से तो आपकी ऑक्सीजन और CO2 जा रही है ना? ऑक्सीजन जा रही है बॉडी में और CO2 बॉडी से आ रही है। किसके थ्रू? क्या चीज है जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है? ब्लड। ब्लड बना दो यहाँ पे। क्या है ये आपका ब्लड? और ये वाले सेल्स कौन से हैं? हाँ देखिए। ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, सब जगह ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। नहीं ना? सब जगह और क्या प्रेजेंट है? जो चीज कॉमन है, ऑर्गन किससे बना हुआ है? पर्टिकुलर टिश्यूज से। पूरी बॉडी में हम क्या कंसिडर करते हैं कि भाई टिश्यूज हैं? टिश्यूज बना दो। क्या बना दो? तो जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये तीन चीजें हमेशा कंसिडर करके रखनी है। टिश्यू को अब हम बहुत सारे तो टिश्यूज यहाँ पर बनाएंगे नहीं, ऐसे करके बना दो। क्लियर है इतना? अच्छे से क्लियर है? व्हाइट से एल्वियोलाई बना दी, रेड से आरबीसी, ब्लू से टिश्यूज। अब ये मत समझ लेना आरबीसी तो रेड से होती है, व्हाइट से एल्वियोलाई होंगे और ये पर रेड ही होगा ये रेड से। आरबीसी होगा भाई रेड से। ठीक है, आगे बात समझ? अब देखो, एल्वियोलाई में हमारे यहाँ कम ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है या ज्यादा? ज्यादा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा होगी प्रेजेंट। अरे भाई 100% मान लो ऑक्सीजन को, तो 100% में से ज्यादा कहाँ होगी एल्वियोलाई में? तो 90% वो जो ऑक्सीजन है आपकी, वो कहाँ से ट्रेवल कर रही है, कहाँ तक?
कितना परसेंटेज? 90 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 90 मान लेते हैं। तो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है आपकी? आरबीसी में ट्रैवल कर रही है। आरबीसी में क्या है रेड कलर से? हीमोग्लोबिन। तो क्या जुड़ जाएगी? दोस्ती कर लेगी ये। क्या बन जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सी तो बनेगा। दोस्ती कर लेगा ना ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से। ऐसे ही तो बनेगा। ठीक है, HbO2 को क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब बचा हुआ 10% में से जो 3% होता है, कितना परसेंटेज होता है? देखो ये रेड ब्लड के सेल्स है ना, तो यही आरबीसी है बस। बाकी और सारी चीजों में क्या क्या प्रेजेंट होंगे? ब्लड के दूसरे कंपोनेंट्स। ब्लड के दूसरे कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज, बस प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में कंसिडर कर लेते हैं कि ये भैया आपका क्या है? प्लाज्मा है। बचा हुआ खाली वाला पोर्शन। तो प्लाज्मा के अंदर कितना ऑक्सीजन जाएगा? ओनली 3%। बचा हुआ अब 7% कहाँ गया? कंडक्टिंग जोन में। कहाँ पर? कंडक्टिंग जोन। क्या है कंडक्टिंग जोन? नोस्ट्रिल से एल्वियोलाई से ऊपर ऊपर तक। नोस्ट्रिल से एल्वियोलाई से ऊपर ऊपर तक। क्या है एल्वियोलाई से ऊपर? ब्रोंक्यूल्स। तो नोस्ट्रल्स टू ब्रोंक्यूल्स तक क्या रहेगा आपका? 7% ऑक्सीजन रहेगा। और इसी पूरे पार्ट को या जोन को क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग जोन। क्या बोलते हैं? और एल्वियोलाई किस में आता है? फंक्शनल पार्ट में आता है। किस में आता है? स्टार्टिंग में बताई थी ये चीजें। तो कंफ्यूज मत होना कि 7% तो लिखा ही नहीं। कहाँ है 7%? अंडरस्टूड बात है। 7% कहाँ पर है? कंडक्टिंग जोन में। कहाँ है? कंडक्टिंग जोन में। क्लियर है बात अच्छे से? अब देखो ये ना रिवर्सिबल होती है हमेशा। हमें यहाँ पर साइन कौन सा लगाना है? रिवर्सिबल वाला, लाइक दिस। ठीक है। अब देखो अभी तक तो ब्लड में आई है, ब्लड से टिश्यूज में भी तो जाएगी क्या? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वहां से ऑक्सी हीमोग्लोबिन से टूट जाएगी। टूट जाएगी। जब ये टूटेगी तो हम कैसी रिएक्शन लिख देंगे भाई? ये वाली रिएक्शन लिख देंगे। लिख देंगे कि नहीं? हीमोग्लोबिन तो पहले से ही प्रेजेंट होगा टिश्यूज में। ऑक्सीजन आ जाएगी। ऑक्सीजन क्या आ जाएगी? कहाँ पर? कहाँ से? पूरे के पूरे ब्लड में से। पूरे के पूरे ब्लड में से। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं। ये एल्वियोलाई बनाया है, ये आरबीसी बनाया है, वो टिश्यूज बन रहा है। तो देखो 90% ऑक्सीजन आपकी एल्वियोलाई से कहाँ चली गई? आरबीसी के अंदर। किसके अंदर? ये एरो यहाँ लगा लो। कहाँ चली गई भाई? आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर जाते ही वो क्या कर लेगी? आरबीसी वाले पिगमेंट से यानी कि हीमोग्लोबिन से दोस्ती कर लेगी। तो जब दोस्ती हो जाएगी, बाइंडिंग हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर क्या बचेगा आपका? जो रिमेनिंग ऑक्सीजन वाला पार्ट है 10% बचा। तो 10% में से जो 3% होगा वो प्लाज्मा में क्या हो जाएगा? जाकर डिसॉल्व हो जाएगा। और वो कलेक्टिवली आरबीसी में से भी टिश्यूज में जाएगा और प्लाज्मा से भी टिश्यूज में जाएगा। क्या? ऑक्सीजन। क्या जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है भाई, प्लाज्मा में से तो डायरेक्ट चला जाएगा। और वहां से किस तरह जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट कर जाएगा वहां से। कैसे जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट कर जाएगा। कहाँ पर? टिश्यूज में। कहाँ से? ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस में है? ब्लड के आरबीसी में। और ब्लड के प्लाज्मा से डायरेक्ट चला जाएगा। अब जो जबकि ये क्या है? 3% ही है इतना। तो ये बहुत ज्यादा छोटा क्या है? अमाउंट है। तो इसके सामने 90% है। तो ये वाली रिएक्शन आपकी हमेशा चलेगी। ठीक है भाई, हो गया क्लियर? अब आपको ऑक्सीजन किस तरीके से डिटेल में ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पढ़ना है। और CO2 कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पढ़ना है। ठीक है। अरे मॉलिक्यूल नहीं समझा।
लास्ट लेक्चर में मॉलिक्यूल भी बताया था हीमोग्लोबिन का। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में कितना आयरन के आयन होते हैं? 4। उससे क्या अटैच होते हैं? कितने? जब एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन है 4 ऑक्सीजन अटैच है तो ओवरऑल हीमोग्लोबिन में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं आ जाए। क्योंकि प्लाज्मा में कम डिसॉल्व हुई होती है, ज्यादा ब्लड के अंदर। देखो ब्लड का एक पार्ट है प्लाज्मा भी और आरबीसी। आरबीसी में ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड होता है। कितना बाइंड होता है एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में? 4। ओवरऑल हीमोग्लोबिन में ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए ज्यादा होती है इसमें हीमोग्लोबिन। सॉल्युबिलिटी कम होगी, उसमें ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी, इसलिए। क्लियर है? चलो आगे फिर अब आपको ना एक ग्राफ भी दिया हुआ है बुक में, है ना? क्या है वो? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। उसको पहले डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पर जाएंगे। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? चल, देखो भैया, ऐसे आपको कर दिया हुआ है, ऐसे ही तो दिया हुआ है। अब ये कर देखो, इधर 25 वाला है तो इसका ये पॉइंट बैठ रहा होगा, तो इसका एक्स एक्सेस भी होगा। होगा या नहीं? तो आपको बस एक्स और वाई एक्सेस मिला देना है। अब पूरा ग्राफ पेपर तो लेके बैठोगे नहीं, है ना? सो 50 का ये हो जाएगा, 75 का ये हो जाएगा, 100 का ये होता है। सही से आप ड्रॉ कर लो। ठीक है भाई? ये जो नीचे मैंने नंबर्स डाले हैं, आपको बस इन्हीं पे फोकस करना है। ये जो नीचे नंबर्स डाले गए हैं ना, बस इसी पर फोकस करना है। 15, 30, 40, 98। दो बाई से बोल दो, 15, 30, 40, 98। और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? 25, 25 का गैप दिख रहा है बस। 100% के पार्ट्स कर लेना है, 4 से डिवाइड करके 25, 25 वाला आ जाएगा पोर्शन। वो इधर वाई एक्सेस पे डाल दो। वाई एक्सेस पर हमने परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन लिया है ऑक्सीजन के साथ।
यहाँ पर हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिया है, जो कि किसमें मेजर करते हैं, mmHg में। क्लियर है इतना? कौन सी शेप बनाई है मैंने, सिग्मोइड, जिसे क्या भी बोलते हैं, एस शेप। ठीक है, क्या बोलते हैं जिसको, एस शेप। तो ये आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। क्या है, ऑक्सीजन। इससे आपको एक फॉर्मूला लिखना है, पहले ये बना लो फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है। उसमें तो आपको ग्राफ दिया हुआ है प्रॉपरली ना, वो डब्बे डब्बे से। अब आप हाथ से कैसे बनाओगे वो, ऐसे बनाओगे। अभी मैं इसको फिलअप नहीं कर रही हूँ, जबकि इसमें बहुत सारी चीजें फिलअप करनी है। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, इतना बनाओ, फिर उसके बाद करेंगे। लास्ट तक आवाज आ रही है? इधर आ जाओ, इधर है फैन, इधर बैठ जाओ तीनों आकर, आ जाओ। सब क्या आएंगे ना। हो गया। थोड़ा बड़ा है फॉर्मूला, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, देखना बुक में दिया हुआ है। बुक में नहीं थी, बुक में नहीं दिया हुआ, स्टेटमेंट में दिया हुआ, वैसे नहीं दिया हुआ। मतलब स्टेटमेंट में लॉग बैक। चलो बस, मैं है या नहीं है आप लिख लीजिए, लिख लो बेटा आप। अभी तो बीच में से समझ नहीं आ रहा होगा, है ना? या आ रहा है समझ कुछ कुछ? देखो, जो हमने यहाँ पर वाई एक्सिस पर परसेंट सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन लिया था किसके साथ, ऑफ हीमोग्लोबिन लिया था, सॉरी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, उसी का फॉर्मूला है ये। किसका फॉर्मूला है? उसी का फॉर्मूला है कि परसेंट सेचुरेशन निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बाउंड विद हीमोग्लोबिन, कि जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाउंड हुई हुई है, ध्यान से सुनना। डिनोमिनेटर में क्या लिया है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, टोटल से क्लियर हो गया कि कितनी हो सकती है।
तो वही लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बाइंड विद ये हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन से कितनी टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं। क्लियर है? दोबारा बताऊं, कितने पर्टिकुलर टाइम पर कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन बाउंड हुए हुए हैं और कितने हो सकते हैं। जब आप इसको अपॉन में करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन अटैच होते हैं? 4 होते हैं। तो देखो अब फॉर्मूला किस तरह बनेगा। सपोज करो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिया है, क्या लिया है? तो एक मॉलिक्यूल, फिलहाल एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन अटैच है, कितने हो सकते हैं अटैच? 4। कोई प्रॉब्लम इतने में? वहां क्या लिखा हुआ है? इंटू 100 लिखा हुआ है। तो इंटू 100 जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा भाई? 25%। क्या आ जाएगा? 25%। अब देखो अगर 2 मॉलिक्यूल होंगे उसका निकाल दो, 3 मॉलिक्यूल होंगे तो उसका निकाल दो, 4 मॉलिक्यूल होंगे तो इसका निकाल दो। 4 से आगे तो नहीं जाएंगी चीजें, क्या जाएंगी? 50, 75, 100। तो क्या आ जाएगी? 2/4, 3/4, 4/4। कितना आ जाएगा? 50, 75, 100। ठीक है, बस यही आपको इस फॉर्मूले से यही 4 चीजें पूछी जाएंगी निकालने के लिए। 4 में से कोई से भी पूछ सकते हैं वो। बस थोड़ा सा ना लैंग्वेज पर ध्यान देना। ठीक है, बाउंड ऊपर है, बाइंड नीचे है, उल्टा मत कर देना। बाउंड ऊपर है, बाइंड नीचे है। बाइंड की सेकंड फॉर्म होती है बाउंड। सेकंड फॉर्म कहाँ यूज होती है इंग्लिश में? पास्ट में। किसमें? आगे बात समझ में। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो बहुत जगह यूज होती है, लेकिन यहाँ पर जो यूज हुई हुई है वो ओवरऑल की कितनी प्रेजेंट हो सकती है पे फोकस करो, इसलिए फर्स्ट फॉर्म है बाइंड की। तो बस कंफ्यूज मत होना, कभी ऊपर बाइंड कर दो नीचे बाउंड कर दो। वैसे तो लिखने के लिए आएगा नहीं, लेकिन उनका कुछ नहीं पता भाई ऑप्शंस में वो क्या ऑप्शंस डाल दे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो यहाँ पर ग्राफ में जाते हैं, फिर से इसमें जाते हैं ग्राफ में। और यहाँ पर हमने पॉइंट्स डाले थे, वो भी पढ़ेंगे अभी दोबारा से पूरा का पूरा। हाँ पूछो क्वेश्चन, अभी बताएंगे। जो पहले ये देख लो, इसके बाद जस्ट करेंगे। 4 पॉइंट डाले हैं हमने, 4 पॉइंट के वो लिख दो। क्या लिखते हैं वो? कोऑर्डिनेट्स। मैथ्स पढ़ रखी है ना सबने 9 10th में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी। उसमें कोऑर्डिनेट्स डाल दो, एक्स और वाई डालो। कैसे डालोगे भाई? भूल गए आप, है ना? देखो पहले एक्स आता है, हमेशा ऐसे लिखता है ना, इसको तो कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एक एब्सिसा होता है और एक ऑर्डिनेट होता है। एक क्या होता है? एब्सिसा, और एक क्या होता है? ऑर्डिनेट। दोनों को मिलाकर कोऑर्डिनेट हो जाता है, दोनों को मिलाकर क्या हो जाते हैं? कोऑर्डिनेट। इस वाले पॉइंट पर क्या है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस लिखो पहले, कभी 100 डाल दो, 98, 100 ऐसे। इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा? 40, 75। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, यहाँ पर इतनी ऑक्सीजन आपको किस पोर्शन में चाहिए होती है अपने लिए? बताओ। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है वहां पर, सबसे ज्यादा रेंज लिखी हुई है, तो सबसे ज्यादा ये ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होगी? लंग्स में। कहाँ प्रेजेंट होगी? लंग्स में। तो ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा? लंग्स का। तो आप नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हो, तो नॉर्मल ब्रीदिंग में आपका लंग्स वर्क कर रहा है, अच्छे से कर रहा है बिल्कुल। लेकिन अब जब आप नॉर्मल बैठे हुए हो, कुछ भी नहीं सोच रहे हो, ना फिजिकल वर्क कर रहे हो ना मेंटल वर्क कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, नॉर्मल बैठे हुए हो या नॉर्मल लेटे हुए हो, ठीक है, तो तब है ये। जब आप नॉर्मल रहोगे, बिल्कुल किस में रहोगे?
रेस्ट पर रहोगे, रेस्टिंग स्टेट पर रहोगे। किस पर रहोगे? जब आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे, एक्सरसाइज इन द सेंस अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव करना स्टार्ट कर दोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ चलना फिरना स्टार्ट कर दो। भाई मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक ही जगह पर अगर खड़े होकर पढ़ाऊंगी तो हाथ मूव कर रहे हैं, लिप्स मूव कर रहे हैं, है ना? अब बैठे बैठे आप सब क्या कर रहे हैं, अगर अपने हैंड्स मूव भी नहीं कर रहे हैं तो दिमाग तो चल रहा है ना। तो ये वाली कैटेगरी आ जाएगी इसकी 40 और 75 वाली। इसी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रेस्ट। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल। अब भले ही इसमें रेस्ट लिखा हुआ है लेकिन आप रेस्ट पोजीशन पर नहीं है, लेकिन पूरे मोशन में भी नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर रेस्ट डाला। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, खाना खाना, किसी की बात सुनना, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हाथ पैर मूव करना, और हाथ पैर मूव करने से अलावा और क्या चीजें होती हैं? जैसे आप रीडिंग करते हैं, ठीक है, नॉर्मली आप किचन में अगर कुछ बना रहे हैं खड़े हुए, बिना चले फिरे या हल्का फुल्का जब चलते हैं तो भी इसमें ही आ जाएंगी चीजें। तो आपको थोड़ी सी ऑक्सीजन की ज्यादा नीड होती है ना? फिर इससे ज्यादा नीड कब होगी? जब आप क्या करेंगे? वेरी गुड, एक्सरसाइज करेंगे। जब आप क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे, बिल्कुल लाइट सी एक्सरसाइज, जैसे असेंबली में कराते हैं, नॉर्मल वार्म अप कराते हैं ना सर्दियों के टाइम पर, हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज कराते हैं। तो वो आ जाएगी किसमें? एक्सरसाइज वाले में। तो कौन सी आ जाएगी? देखो ये। तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा फोर्सली क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को लेना पड़ेगा बॉडी में। क्यों? क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, पूरी बॉडी बॉडी में क्या चल रही है? मूवमेंट चल रही है। अगर आप एक्सरसाइज में वॉकिंग रनिंग भी नहीं कर रहे हो, एक जगह खड़े होकर या लेट कर क्या कर रहे हो, योगा या एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपकी बॉडी पार्ट्स तो मूव कर रहे हैं, और ज्यादा मूव कर रहे हैं कंपेयर टू दिस। ज्यादा मूव कर रहे हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कब जरूरत होती है? दूसरे कलर से ले लेते हैं। नहीं, जैसे जिम में चले गए, जैसे कहाँ चले गए? जिम में चले गए, बहुत ज्यादा क्या कर लिया आपने? हाई स्पीड में रनिंग कर ली, और मेंटली वर्क या मेंटली वर्क प्लस स्ट्रेंथ वाला वर्क कर लिया। जैसे कोई बहुत हाइट पे खड़े होके वर्क कर रहा है तो उसको मेंटल भी प्रेशर है कि मैं गिर ना जाऊं, है ना? पैर मेरा इधर उधर ना हो जाए, कभी बैलेंस आउट हो जाए, मैं गिर ना जाऊं, और काम भी प्रॉपर होना चाहिए। तो वो वाली एक्सरसाइजेस कौन सी होती है? स्ट्रेनर्स एक्सरसाइज। ऐसे ही जिम में होता है भाई, लोड उठाते हो, जो भी जाते होंगे जिम में पता होगा उनको या देखा होगा आपने, मैं तो जाती नहीं। तो वो लोड उठाते हैं वहां पर। तो वो लोड भी अगर आपकी ठीक बॉडी पोस्चर में ना उठाओ आप, तो कहीं से भी कुछ भी इंजरी हो सकती है ना? और हो भी जाती है। हो गया ये अच्छे से? पता चल गया कहाँ पर क्या चीजें हैं? फिजियोलॉजिकल रेस्ट देखेंगे अब डिटेल, ठीक है? इसको लिख लो, इसको लिख लो भाई। अब इस ग्राफ में हमें चीजों को ऐड करना है। जब अभी तो ऐसे ही बना लो, जब घर पर जाओगे तो क्या करना? खूब सारे अलग अलग कलर के पेन लेना और फिर ऐसे डाल देना अलग अलग चीजों, अलग अलग कलर से। ठीक है, एक ही पेन से लिखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर रिवीजन करते हो। अभी तो बिल्कुल ताजा ताजा है तो आपकी याद रहेगा कि कहाँ हमने क्या चीज पढ़ी है। फटाफट से करो इसको। हाँ नॉर्मल है ना, रेस्ट पोजीशन से। नहीं, उसमें भी जा सकता है, लंग्स में जाएगा, फिजियोलॉजिकल रेस्ट में नहीं जाएगा सोते वक्त। तो आपकी पूरी बॉडी रेस्ट पे है, तो फर्स्ट वाली जाएगी कंडीशन, फर्स्ट वाली लंग्स वाली। नॉर्मल वाली नॉर्मल पोजीशन है भाई ये वाली नॉर्मल पोजीशन है, बिल्कुल रेस्ट पर है जब बॉडी पर है, बिल्कुल रेस्ट पर है।
हो गया ये? लिख भी रहे हो? यस सर। यशवी, रवि, लिख नहीं रहा ना? ये इम्पोर्टेंट ही तो है, मैंने बता रखा है। नहीं कर लिया? हाँ तो कहीं भी क्या है लिखा तो है ना? फिजियोलॉजिकल रेस्ट में कितनी ml ऑक्सीजन डिजोल्व है पर 100 ml ऑफ ब्लड में? 20 ml। तो इस 20 ml को क्या मान लेते हैं? 100%। क्या मान लेते हैं? 100% का 75% अलग हो जाता है और 25 अलग हो जाता है। 50-50 में अलग बिल्कुल भी मत कर देना। 50-50 में बिल्कुल अलग मत कर देना भाई। ठीक है? ये जो 75% ऑक्सीजन है, ये कौन सी ऑक्सीजन है? 90% से जो पास हुई थी, याद करो कौन सी हुई थी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या हुई थी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन के पास से ज्यादा होगी। कहीं पर भी कोई सा भी रेशियो लिखा हुआ और जो ज्यादा वाला होगा वो क्या होगा? हीमोग्लोबिन वाला ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? हीमोग्लोबिन वाला ऑक्सीजन होगा। ठीक है? अब ये जो 25% बची है, ये कहाँ पर डिलीवर हो जाएगी? टिश्यूज। कहाँ पर डिलीवर हो जाएगी भाई? टिश्यूज। अब आपका ये जो क्या दिया हुआ था यहाँ पर 20 ml, 20 ml को तो हमने 100% माना था। 20 को 75 और 25 के रेशियो में तोड़ना। 15 और 5, 15 और 5, तो 15 ml होता है भाई यहाँ पर। कितना ml होता है? 15 ml। कितना होता है? 15। और बचा हुआ सिर्फ 5 ml ही कहाँ होता है डिलीवर? टिश्यूज के अंदर। क्या? ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। क्लियर है? हो गया क्लियर अब? अभी ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ है, एक चीज और रह गई है बस लास्ट। देख लो कितनी सारी चीजें हैं ग्राफ में, तो पूरे एक पेपर पे बनाना जाकर ग्राफ बड़ा सा अच्छे से। देखो बच्चे ना पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, जो जो अभी आप नए नए 12th कर कर आए हो, तो 11th में आपको ये याद है आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा था इसको? पढ़ा ही नहीं होगा। बस इससे पिछले वाले पोर्शन तक कर लेते हैं ना, लास्ट वाला ये पोर्शन छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं कि नहीं? ज्यादातर बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे भी छोड़ देते हैं ये लास्ट वाला पोर्शन। और इस वाले क्वेश्चन से पीवाईक्यू भी आता है और एकेडमिक्स में भी, बोर्ड्स में भी आता है क्वेश्चन। पूरा ग्राफ ही आ जाता है कभी कभी, तो पता नहीं कुछ भी पूछ लेते हैं वो इस ग्राफ से। पूछ लेते हैं कि नहीं, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो। सीबीएसई वाले थोड़ा सा टिपिकल पेपर बनाते हैं, थोड़ा सा नहीं काफी, तो काफी होता जा रहा है। क्वेश्चन आया तो 50 वैल्यू के लिए, देखो वो अभी पढ़ी ना। 47 हुआ था ना? यस यस मैम। इस पे आ जाते हैं वापस से। ठीक है भाई, तो सभी हो गए कलर्स तो है ना? एक तो वाली दिखा दी। हाँ अच्छा, वो वाली अब दिखा रही हूँ। That's तो न्याय पता नहीं हुआ। ग्रीन ले लो मैम। ग्रीन तो हो रखा है ना? डार्क ग्रीन। ये वाली तो नहीं मैम, 5 ml फिजियोलॉजिकल हिस्ट्री ये वाली। अच्छा वो आगे चली गई।
देखो भाई, सिर्फ हमें सिग्मॉइड, इसको सिग्मॉइड कर्व को शिफ्ट करना है। अब ये वाला साइड कौन सा है मेरा? लेफ्ट। इसके लेफ्ट में और इसके राइट में। तो एक बार ऐसे बना दो, एक बार ऐसे बना दो। इस वाले को क्या बोलेंगे? राइट साइड हुआ ना ये शिफ्ट, तो दिस इज राइट शिफ्ट। व्हाट इट इज? दिख रहा है ब्लू कलर? किसने बताया था ये ब्लू कलर? नहीं, अच्छा तो ये भी है, पास से आकर देखो, बड़ा अच्छा लग रहा है ये ब्लू। जितनी मेहनत की हमने, व्हाइट भी तो नहीं हुआ था, व्हाइट ले देखो। ब्लू और व्हाइट कॉम्बिनेशन में। ये कौन सा हो जाएगा भाई? अब ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में क्या चीजें हो जाती हैं वो देखें। ग्राफ में तो आपको इतना करना है, अब जाकर ही और ग्राफ इज कंप्लीटेड। ठीक है, हो गया, बढ़ जाए आगे। कौन से शिफ्ट किए भाई हमने? एक तो लेफ्ट शिफ्ट किया है और एक राइट शिफ्ट किया है। लेफ्ट और राइट में मेन अल्फाबेट कौन से हैं भाई? स्टार्टिंग के ले लो, इधर एल, इधर आर। यहाँ पर ये जो एल है, उसी से ही तीनों चीजें शुरू होंगी, उसी से ही तीनों चीजें शुरू होंगी। तीन तीन चीजें देखनी है दोनों शिफ्ट में। पहली चीज कहाँ होता है? लेफ्ट शिफ्ट। एल फॉर लेफ्ट शिफ्ट, एल से लंग्स। एल फॉर लेफ्ट शिफ्ट, एल से लंग्स। अब ये इफेक्ट कौन सा होता है इसमें? अगर लंग्स में लेफ्ट शिफ्ट जा रहा है तो कौन सा इफेक्ट होगा? हाल्डेन इफेक्ट। भले ही एच से शुरू हो गया, ये एल तो आ रहा है ना? क्या आ रहा है भाई? एल तो आ रहा है इनके नेम में। हाल्डेन इफेक्ट। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। राइट शिफ्ट है ये। राइट शिफ्ट में सबसे पहले चीज देखेंगे हम, वहां पर लंग्स था, लंग्स के अंदर क्या चीज होगी? एल्वियोलाई। एल्वियो में एल्वियोलाई को कंसीडर नहीं करना है, एल्वियोलाई को बिल्कुल कंसीडर नहीं करना है। इधर इधर क्या कंसीडर करेंगे हम? टिश्यूज। क्या कंसीडर करेंगे? आर के बाद क्या आता है? एस आता है। एस यहाँ डबल है। एस के बाद क्या आता है? टी आता है। तो टी से टिश्यू। अब देखो थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया ना, ऑपोजिट इन द सेंस थोड़ा सा लाइन से बाहर हो गए हम। यहाँ तो हमने एल से एल कर लिया, वहां पर आर से आर नहीं किया, है ना? तो थोड़ा सा क्या हो गया है, गड़बड़ हो गया है। तो कैसे याद रखेंगे इसको? जैसे मैंने बताया, आर के बाद क्या आता है? एस। एस को कितना देना है? दो। दो एस कहाँ आते हैं? टिश्यूज में। ना तो आरबीसी में आते हैं, ना लंग्स में आते हैं, ना एल्वियोलाई में आते हैं, टिश्यू में आते हैं। ट्रांसपोर्ट में तीन चीजें बताई थी ना, प्लाज्मा में आते हैं। किस में आता है? डबल एस। टिश्यू में तो टिश्यू आ जाएगा। और डबल एस के यानी कि एस के बाद क्या आता है? टी। टी से टिश्यू। याद हो गया? राइट शिफ्ट कहाँ होगा? टिश्यू में। आर है ये चीज। इफेक्ट देखेंगे, बोर्स इफेक्ट या फिर बोर वाला इफेक्ट, आर इसमें आ रहा है। यहाँ तो किसमें था? बीच में। यहाँ है लास्ट में। तो राइट, राइट शिफ्ट आपका कौन से इफेक्ट में आ रहा है? बोर इफेक्ट में आ रहा है। ठीक है। और बोर इफेक्ट को कैसे याद रखोगे आप? जैसे वो होता है ना एक वर्ड टुगेदर, इसको तोड़ दो तीन वर्ड्स में। टू गेट हर हो जाता है ना ऐसे ही, ऐसे इसको तोड़ दो बोहर साहब को। जबकि ये क्या है? मेल है, इनको थोड़ा सा फीमेल कैटेगरी में डाल देते हैं, बोरो हर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बोरो हर। एचआर का मतलब क्या है? हर है। हर क्या है यहाँ पर? ऑक्सीजन। क्या है यहाँ पर? तो बोरो कर रहे हैं, टिश्यूज बोरो ही तो कर रहे हैं ऑक्सीजन को। कहाँ से भाई? कहाँ से शुरुआत हुई है? एल्वियोलाई से। ब्लड, ब्लड के अंदर ब्लड से क्या किया उन्होंने? बोरो ही तो किया। किस चीज को?
ऑक्सीजन को, तो बोरो हर से याद रखेंगे। हर क्या है यहाँ पर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमने फीमेल कैटेगरी में डाल दिया। किस में डाल दिया? फीमेल कैटेगरी। ठीक है भाई, दो चीजें हो गई अच्छे से। अब देखो यहाँ पर क्या होगी? लोडिंग होगी ऑक्सीजन की या अनलोडिंग होगी? एल से है ना, तो लोडिंग होगी यहाँ पर। क्या होगी? लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। और वैसे भी लंग्स में क्या हो रहा है? लोडिंग ही तो हो रही है, बाहर से एटमोस्फेयर से क्या आ रही है? ऑक्सीजन अंदर आ रही है। और क्या कंबाइन कर रहा है हीमोग्लोबिन के साथ? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है। क्या कर रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है। वहां पर क्या हो जाएगी? लोडिंग हो जाएगी या अनलोडिंग? ऑपोजिट हो जाएगा, अनलोडिंग हो जाएगी। अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बस O2 की बात हो रही है। हमारे लिए मेन यूजफुल प्रोडक्ट इज O2, यानी कि ऑक्सीजन। CO2 तो वेस्ट में आता है, इसलिए CO2 की बात नहीं की। अभी ट्रांसपोर्टेशन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी उससे ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ और चीजें पढ़ रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा, इसलिए तो हाँ, वैसे भी वाइस वर्सा हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का मैंने आपको एक जनरल वो फंक्शन बताया था कि किस तरीके से चीजें कहाँ से कहाँ पर जाती हैं और किस तरीके से जाती हैं। अभी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन डिटेल में भी पढ़ना है और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 भी पढ़ना है। ठीक है भाई, ठीक है। अब ये तीन चीजें आ गई, इन तीन चीजों से हमें 6 चीजें और देखनी है। क्या क्या? pH टेम्परेचर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और एक और है हाइड्रोजन आयन, और एक और रह गया ग्लाइकोलाइसिस में था एक कुछ बीपीजी, 2,3-BPG। हाँ, क्या था? 2,3-BPG। बीपीजी की फुल फॉर्म क्या थी? हाई फॉस्फोप्लीज। वेरी गुड, ये 6 चीजें पढ़ी। अब देखो, हमने तो ऐसे ही बोल दी ये वाली चीजें है ना, लेकिन मैं सीरीज में लिखूंगी यहाँ पर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सी चीज इधर हो या इधर क्या होती है, कब ज्यादा होती है। ठीक है भाई, देखो सीरीज में लिखेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयन, बीपीजी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, टेम्परेचर एंड पीएच। टेम्परेचर को शॉर्ट में लिख दिया, बीपीजी की अलग से फुल फॉर्म डाल देना, बाय फॉस्फो ग्लिसरेट। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कहाँ प्रेजेंट होगा? कौन सा वाला हाइड्रोजन आयन लिया है हमने? टिश्यू वाला। कौन सा वाला? टिश्यू वाला। अब ये 6 की 6 तो हो रही है ना, ये 6 की 6 चीजें हमें इधर भी देखनी है, कम ज्यादा कहाँ पर होगी, और इधर भी देखनी है। जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा है उसी फॉर्मेट में आप सब याद करेंगे, बाकी अपना देख लेना भाई किसने याद कर। ठीक है, आगे बात समझ में। राइट शिफ्ट का ले लेते हैं पहले, शुरुआत हमेशा राइट वाली चीजों से करते हैं, तो राइट शिफ्ट ले लेते हैं। राइट शिफ्ट में भाई क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ये ऑक्सीजन, बताओ। लो, लो होगा कि हाई होगा? लो होगा। क्या होगा? और पीएच भी लो रहेगा। और क्या रहेगा? पीएच भी लो रहेगा। तो इधर लो है, इधर क्या हो जाएगा? हाई। हाई। इधर क्या हो जाएगा? अब जितनी भी चीजें बीच में बची हैं, जितनी भी चीजें बीच में बची हैं, कौन कौन सी? हाइड्रोजन आयन, बीपीजी, PCO2, टेम्परेचर एंड हाँ टेम्परेचर, ये सब क्या रहेंगी राइट शिफ्ट में? हाई रहेंगी। क्या रहेंगी? और इधर क्या हो जाएंगी? डाउन। इधर क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएंगी, यानी कि लो हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है,
partial pressure of oxygen, hydrogen, BPG, partial pressure of carbon dioxide, temperature and pH. स्टार्टिंग और लास्ट वाला एक जैसा एरो, ठीक है, और बाकी सारे के सारे एक जैसे एरो। अब कहाँ पर कैसे अप साइडेड या डाउन साइडेड आपको एरो डालना है वो आप लर्न कर लेंगे, इसीलिए मैंने अलग अलग कलर से दोनों वाले एरोज शो कर दिए। कोई प्रॉब्लम इतने में? जितना इजी दिख रहा है इतना ही इजी अब हो जाएगा लर्न करना। थ्योरी पढ़ने से बेटर है कि आप ये वाली चीजें कर ले फिर थ्योरी पढ़े, पहले थ्योरी मत पढ़ने बैठ जाना। लास्ट वाले वो जो दो तीन पेज दिए हुए हैं उसकी थ्योरी बिल्कुल आपको पहले ही रीड नहीं करनी है, और अगर कर भी लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, सर के ऊपर से चला जाएगा। करके देख लेना, इसको पढ़कर इसको कर कर फिर पढ़ रहा आप बुक से। अब आप कर लोगे ना ये वाला काम तो खुद स्टार्टिंग में तो देखो मैंने एनसीईआरटी रीड करा दी थी, अब इतना टाइम नहीं है ना, लास्ट में अगर बचेगा तो मैं पढ़ा दूंगी। थोड़ा सा बस टाइम लगेगा इसमें, ट्रांसपोर्टेशन में। किसमें? बेसिकली ये जितने भी हमने चीजें पढ़ी हैं ये ऑक्सीजन की ही पढ़ी हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे किसकी पढ़ी है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की ही चीजें पढ़ी हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे अब? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर कलेक्टिवली हम क्या देखेंगे इसको एक डायग्राम में देखेंगे। तो न्यू हेडिंग डाल लेते हैं, हो गया ये ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में भी आपको परसेंटेज याद रखनी है, जैसे वहां परसेंटेज लिखी थी ना 90% कहाँ से कहाँ आया, 3% कहाँ से कहाँ आया, फिर 7% को हमने लिखा नहीं था लेकिन फिर भी अंडरस्टूड बात थी, वो कहाँ था? कंडक्टिंग जोन में था। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको क्या करनी है? परसेंटेज याद करनी है, ठीक है। तो पहला है डिसॉल्व इन प्लाज्मा, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, ठीक है। कितनी होगी? वहां कितनी थी? वहां कितनी थी? 3%। यहाँ कितनी हो जाएगी? 7%, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपकी एज कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। कितनी हो जाएगी? वहां कितनी थी ऑक्सीजन? 90%। यहाँ देखो कितना एकदम चेंज आएगा, 23%। कितना आ गया? 23%। अब एक और कैटेगरी आ जाएगी यहाँ पर एज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट तो समझते हैं सब, यहाँ कितना आ जाएगा वो? देखो ये 30 हो गया, 100 में 30 माइनस करोगे तो 70 आ गया। आ गया 70। कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पर भी देख लेते हैं, मैं लाइंस लिख देती हूँ फिर बता देना। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड, भाई अब हम कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड तो लिखते नहीं है, क्या लिखते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं लिखा? समझ गए ना। हमेशा जब हम बोलते हैं ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड वाला ब्लड बोलते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, ऐसा तो नहीं बोलते कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ऐसे तो नहीं बोलते ना। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो खुद ही फिर क्या होती है? अंडरस्टूड बात होती है कि यहाँ पर कौन सी गैस की बात हो रही है? CO2 गैस की। किसकी? तो बताओ यहाँ पर एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कितने ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कैरीज डैश ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितना होता है बताओ? 4। 4 होगा 100 ml पर। और अगर हम एक जीरो और लगा दें यानी कि क्या बना दें इसको? 100 से 1000 बना दें तो क्या हो जाएगा?
एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगी, बस 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40। क्लियर? अब डायग्राम बनाएंगे, ये लिख लो पहले सारी चीजें। पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना? हाँ, पूरा हीमोग्लोबिन की बात हो रही थी। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। किस किस को कंफ्यूजन है ये बता दो अभी सब। रेज योर हैंड जिसको ये वाली कंफ्यूजन है। सना हो ना? है ना? सोफिया, सोफिया ने जो अभी एक सेंटेंस बोला है कि मैंने भाई डीऑक्सीजनेटेड भी लगा दिया और हाँ CO2 भी लगा दिया, तो ये कंफ्यूजन किस किस क्यों है भाई बता दो। कोई इंसल्ट नहीं हो रही है आपकी, रेज योर हैंड जिसको ये कंफ्यूजन है। और 4 ml में होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है, पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। उसमें से पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से 100 ml की बात हो रही है सिर्फ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड होता है? जब वो ब्लड टेस्ट कराने जाते हो ना आप, आजकल तो घर पर आ जाते हैं, तो वो अपना आपका खून निकाल कर लेकर जाते हैं, है ना? यस मैम। डर लगता है जब आपको बहुत ज्यादा। कहाँ से निकलता है वो खून? हरी हरी नसों में से, है ना? वेन्स में से। वेन्स में हमेशा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर ही होती है वेन्स आपके और पैरों में, पूरी ऑल ओवर द बॉडी में होती है वेन्स। पूरी ऑल ओवर वाली चीज चल रही है, ठीक है सोफिया? आखिरी बात समझ में, उस पूरे अमाउंट में कितना ऑक्सीजन, ये सॉरी, कितना कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है उसकी बात हो रही है। अगर वो आपका टेस्ट ट्यूब में इंजेक्शन के थ्रू 100 ml ऑफ क्या लिया उन्होंने, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, तो हमें अगर क्या करना है उसमें, ये पता करना है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है। भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो आपने जब पढ़ रखा होगा आप बता दोगे एकदम से 4 ml क्या है, इसमें CO2 घुली हुई है। ओ, ये वाला तो करेक्ट क्यों नहीं किया ये वाली चीज? मैं गलत समझ गई, सॉरी भाई। तो करेक्ट कर देती मुझे जब मैं बता रही थी, करेक्ट कर दिया करो कि ये वाली चीज नहीं है, हम ये वाली चीज बोल रहे हैं। हो गया? यस मैम। डायग्राम देखने का, ये है भाई आपका टिश्यू। भाई पहले हम वैसे बना रहे थे इसको, कैसे हॉरिजॉन्टली, अब वर्टिकल कर दिया अब हमने। क्या बनाएंगे हम? ब्लड के कंपोनेंट। पहले क्या बनाएंगे हम? क्या है ये? प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा। क्या है ये? प्लाज्मा। फिर क्या बनाएंगे हम? देखो RBC वैसे कैसे होता है? ओवल इन शेप। कैसे होता है? ओवल इन शेप, लेकिन हम यहाँ पर अलग ही शेप बनाएंगे, थोड़ी सी ना बड़ी बनाना है ये शेप, जब आप अपनी कॉपीज में बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी रिएक्शंस लिखी जाएगी। दीदी क्या बनाया ये हमने? RBC। टिश्यूज में क्या प्रेजेंट है, कौन सी गैस प्रेजेंट है टिश्यूज में? एक या दोनों? दोनों प्रेजेंट है। सबसे पहले कौन सी कंसिडर करेंगे हम? कौन सी कंसिडर करेंगे? अभी अभी कौन सा टॉपिक पढ़ा? CO2 वाला पढ़ा, तो CO2 कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? CO2। CO2 टिश्यूज में कितनी प्रेजेंट होगी? हमें नहीं पता टिश्यूज में कितनी प्रेजेंट है, ठीक है? अभी हमने पॉइंट्स लिखे थे ना 3, उसमें से 3 में से क्या पॉइंट लिखा था सबसे पहले वाला? प्लाज्मा में कितना प्रेजेंट होगा CO2? 7%। कितना होगा?
7% होगा। ठीक है, ऑक्सीजन भी तो प्रेजेंट है फिर, है ना? ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, लेकिन अभी ऑक्सीजन की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे ये बताओ कि CO2 तो टिश्यूज से प्लाज्मा के अंदर आ गया, कितना आ गया? 7%। आरबीसी के अंदर पहले से ही कौन बैठा हुआ है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? की रिएक्शन कर दो जरा। अब ये जो बेचारा ऑक्सीजन है वो क्या करेगा? हीमोग्लोबिन को छोड़ दे। क्या कर देगा? हीमोग्लोबिन को छोड़ देगा और कहाँ पर आ जाएगा? कहाँ पर आ जाएगा? टिश्यूज के अंदर। कहाँ पर आ जाएगा? तो हमारा हीमोग्लोबिन बेचारा अकेला हो गया है। क्या हो गया है? अकेला हो गया है। टिश्यूज से कौन सी गैस आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हीमोग्लोबिन किसके साथ अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक कोई परेशानी? क्लियर है अच्छे से? अब देखो, अभी अभी आपने कौन सी चीज पढ़ी थी? ये वाली चीज पढ़ी थी ना भाई, HbCO2 सेकंड लाइन में कितना परसेंटेज था? 70%। नहीं, 23%। ये 23% कहाँ पर जाएगा? टिश्यूज के अंदर जाएगा। अच्छे से क्लियर है? कितना परसेंटेज जाएगा? 23। दो, दोनों की दोनों रिएक्शन कहाँ से कहाँ क्या चीज जा रही है रिकॉल करेंगे बोर्ड से ही। खुद रिकॉल करो, समझ नहीं आया तो पूछ ले आगे, क्योंकि फिर और रिएक्शंस होंगी। ये तो इजी सी रिएक्शन थी, आगे और होंगी फिर। इतना रिवाइज करो बोर्ड से, या मैं कराऊं दोबारा से? नहीं भाई, कर। डन। भूमि कैसे मिलने जा रहा तुम्हारी? जारा कौन सी क्लास में है? स्कूल में पढ़ती है? ऊपर चढ़ाइए उसको, बोल रहा है। यहाँ पर नहीं है, नीचे देख लीजिए आप, ये इधर से पूछ लीजिए। एक बच्चे जाओ बाहर से, ये बंद कर दिया। ये चला जाएगा यूपीएससी में से कोई। रेड क्रॉस हो गया। आप चले जाओ, ये बंद करके आओ बाहर से। आ गया भाई समझ अच्छे से? तीसरा ऑप्शन बचता है। तीसरा ऑप्शन बचता है। भूल गए तीसरा ऑप्शन? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट वाला ऑप्शन बचता है। तो बाइकार्बोनेट वाला ऑप्शन कब बनेगा भाई? जब वाटर के साथ अटैच हो जाएगा। क्या बना देगा? CO3। क्या है ये? बाइकार्बोनेट आयन। कौन से इसमें क्या चीज प्रेजेंट होगी ये? कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा? ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में CO2 और वाटर मिलकर क्या बना देते हैं? कार्बोनेट आयन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बेसिकली ये कार्बोनेट आयन तो है नहीं, कार्बोनिक एसिड है। क्या है? कार्बोनिक। कार्बोनिक एसिड, मुझे ये बताएं स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि वीक एसिड होगा? वीक एसिड। वीक एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? वीक एसिड होगा। ठीक है,
अब वीक एसिड जो भी होगा उसको डिसोसिएट कर दो, इसको भी तोड़ दो, आगे डिसोसिएट कर दो, क्या बन जाएगा? SCO3 क्या बन जाएगा? SCO3 बस अच्छी बताया। मैं लिख लो जरा 2 मिनट में। भाई CO2 वाटर के साथ मिलकर एक एंजाइम की प्रेजेंस में जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या बना लेता है? वीक एसिड बना लेता है जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। फिर वो आगे फर्दर क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है, इनके टूट जाता है, किसमें? एक हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और HCO3 आयन अलग हो जाएगा, यही तो बाइकार्बोनेट आयन है। अब ये बाइकार्बोनेट आयन कितने उसमें हो रहा है भाई डिसॉल्व? 70%। तो ये तो किसमें चला गया? टिश्यूज में चला गया। बचा क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन बचा और ऊपर से क्या बच रहा था? क्या बन जाएगा? वेरी गुड। क्या बन जाएगा? हीमोग्लोबिनिक एसिड बन जाएगा। तो नाम लिख लो इसका, पूरा पूरा नाम लिख लो इसका फिर से। अब कुछ यहाँ पर दो चीजें स्पेशल चलेंगी, क्या चलेंगी? दो चीजें यहाँ पर स्पेशल चलेंगी। कौन कौन सी चलेंगी? जो ये बाइकार्बोनेट आयन है वो सोडियम के साथ अटैच हो जाता है, क्या हो जाता है? इसके साथ अटैच हो जाता है, सोडियम के साथ अटैच हो जाता है, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बन जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। भाई ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, ये क्या कर जाएंगे? अट्रैक्ट कर जाएंगे, तो एक कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो सोडियम खाली ऐसे ही तो प्रेजेंट होगा नहीं हमारी बॉडी में। मेन सोर्स ऑफ सोडियम की हम क्या ले रहे हैं रोज खाने में अपने? नमक। नमक में क्या होता है? सोडियम भी होता है, क्लोरीन भी होता है कि नहीं? तो बाहर से आपका क्या चला जाएगा अंदर? क्लोरीन या फिर क्लोराइड आयन। वहां तो Na चला गया, यहाँ क्या चला गया? इसी को हम क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसी को हम? और इसी क्लोराइड शिफ्ट को हम क्या भी बोलते हैं? और हैमबर्गर फिनोमिना। हाँ, हैमबर्गर फिनोमिना। खाने वाला बर्गर चाहिए। बहुत दिन हो गया बर्गर। ये सोडियम जो है वो सेल मेम्ब्रेन वाला है। हाँ सोडियम पोटेशियम सल्फर। हाँ, अभी पोटेशियम की भी बात होगी। और वैसे भी पूरी बॉडी में देखो भाई, सुनो, पूरी बॉडी में हर आयन आपका किसी ना किसी दूसरे चीज से क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब होता है। एक चीज आपकी पूरी बॉडी में दूसरी चीज के साथ क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है क्या करने के लिए? एब्जॉर्ब होने के लिए। जैसे कि दो दोस्त हमेशा साथ रहते हैं तो दो आयन्स या दो चीजें भी आपकी बॉडी में साथ रहती हैं। एक तो खुद ही है वो बेचारी, एक क्या है जो उसको एब्जॉर्ब करा रही है। ठीक है, तो हमेशा जब भी सोडियम की बात होगी तो किसकी बात होगी? पोटेशियम की। किसकी बात होगी? पोटेशियम की। अगर किसी की बॉडी में ब्लड में ये सॉरी सोडियम कम हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली पोटेशियम की भी कम रेंज आएगी लिखी हुई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में। तो इस फ्लोराइड के साथ ही बेचारा अकेला तो रहेगा नहीं, क्या आ जाएगा? के पॉजिटिव आ जाएगा, जिससे क्या बन जाता है? एक सॉल्ट बन जाता है जिसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका क्लोराइड शिफ्ट चला है जिसको हैमबर्गर्स फिनोमिना बोलते हैं। बता दो मुझे, 11th में पढ़ा था क्या ये?
पढ़ा था, Yes. इतना डिटेल में पढ़ा था, जबकि ये ज्यादा डिटेल में है ही नहीं। ये ज्यादा डिटेल में नहीं है, इतना जितनी हम चीजें पढ़ रहे थे उसी को तो हमने अप्लाई किया है ना। ठीक है, इसका रिवर्स है। वो क्वेश्चन है Yes, yes. एक तो which will act as a buffer. अच्छा, हाँ, और इस पे से आता है हीमोग्लोबिन कैसे हीमोग्लोबिन कैसे, हीमोग्लोबिन एसिड एचएचबी से क्या आता है, एचएचबी से क्वेश्चन। H प्लस आयन का फेट क्या होगा ऐसे पूछना था। वो मैंने दो पिछले वाले चैप्टर्स की पीडीएफ की थी सेंड, ये वो अच्छे से, उसमें से कौन से चैप्टर का था, एनिमल किंगडम का है ना जो चैप्टर है आपका। पीवाईक्यू सेंड किए थे एनिमल किंगडम के, क्लास देख लो, जिन्होंने कर लिए वो भी, जिन्होंने नहीं किए वो भी। उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका आंसर की में ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ओनली बी, लेकिन वो बी एंड सी बोथ है, से करेक्ट कर लो, लिख लो, कभी आप कंफ्यूज हो जाए और कुछ बच्चे गलत वो कर लेंगे उसको प्रिपेयर, जो मैंने पीडीएफ भेजी थी उसके अकॉर्डिंग बी भी होगा और सी भी होगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आता है और, कि ये पूरा प्रोसेस पढ़ा हमने कि कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, पूरा प्रोसेस पढ़ा हमने। इस प्रोसेस के बाद यहाँ क्लोराइड शिफ्ट है, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहाँ लगता है, इससे क्वेश्चन आता है। तो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहाँ लगता है भाई, लंग्स के अंदर लगता है, कहाँ लगता है, लंग्स के अंदर। वहां पर ये क्लोराइड शिफ्ट उल्टा हो जाता है, ये क्लोराइड शिफ्ट उल्टा हो जाता है। कैसे होता है इतना डिटेल में नहीं जाना, बस आप ये लाइन याद रखो। वो साइन बना दीजिए इसका मतलब हाँ, उसका मतलब वैसे भी वही है, सारे रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगे। अभी भी आपका रेगुलेशन और डिसऑर्डर्स लिखते हैं, करने रेगुलेशन अभी, चलो फटाफट से करेंगे। देखो भाई, एक जगह मैंने आपका ये हाइंड ब्रेन का पार्ट बनाया, कॉन्स मेड्यूला, एक जगह लंग्स है और एक जगह हार्ट है, नजर आ रहा है सबको हार्ट। ये जो लंग्स है वैसे तो सभी जगह पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वो मैं जहां पर भी तीनों चीजों में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे वो मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ। ठीक है, तो आप जब उसमें बनाएंगे ना अपनी नोटबुक में एक ही पेन रखना, किसके लिए, रिसेप्टर्स के लिए। लंग्स में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। अब हार्ट की बात अगर करें तो यहाँ पर दो तरह के होते हैं, एक तो यहाँ पर वाले, एक यहाँ पर वाले। इधर वाले ये कैरोटिड बॉडीज, क्या है ये, कैरोटिड बॉडीज है। ये वाली जो होंगी वो क्या होंगी, आयोर्टिक बॉडीज, क्या हो जाएंगी, आयोर्टिक, या जो भी आप बोले बॉडीज। दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। क्या बोला जाता है, पेरिफेरल, पेरिफेरल
कीमोरिसेप्टर्स। ग्रीन से जो मैं लिख रही हूँ वो क्या लिख रही हूँ? आई एम रिपीटिंग अगेन, रिसेप्टर्स के नाम। किसके नाम? रिसेप्टर्स के नाम। ये वाले कौन से रिसेप्टर्स हो जाएंगे? सेंटर में प्रेजेंट है तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। कोई दिक्कत रिसेप्टर के नाम में? नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। ये तो कौन से अंदर वाला सिस्टम है, ये अलग चीज बनाई है, ये अलग चीज बनाई है। ये है न्यूमोटैक्सिक। न्यूमो टॉक्सिक मत कर देना इसे, टैक्सिक है ये। और ये है रिद्म सेंटर। सेंटर या रिदमिक, क्या कह रहे हो? कुछ कहा? अब देखो, सांस लो। मेरे से तो लिया नहीं जाएगा, कोल्ड हो गया मुझे। सांस लो और सांस लेकर रोक कर रखो। सीधे बैठो पहले सब। सांस लेकर रोक कर रखो, थोड़ा जोर से, अच्छे से। फोर्स लगी ना? यानी कि कोई चीज अंदर से स्ट्रेच हुई है। क्या चीज स्ट्रेच हुई है? लंग्स। लंग्स में क्या प्रेजेंट है? स्ट्रेच रिसेप्टर्स, तो वो एक्टिव हो गए। क्या हो गए? लंग्स क्या हो गए? एक्टिव हो गए। लंग्स हमेशा एक्टिव ही रहेंगे। लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई। लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई तो टाइडल वॉल्यूम बढ़ी थी। यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम, ये जो प्रोसेस अभी आपने किया है उसकी वजह से 3 गुना हो गई। कितनी गुना हो गई? 3 गुना। जैसे ही लंग्स के रिसेप्टर्स आपके क्या होंगे? हाँ, रिसेप्टर्स मतलब स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या होंगे? एक्टिव होंगे। तो ज्यादा टीवी क्या हो गई? टीवी मत कर देना इसे, टीवी क्या हो गई? एंटर हो गई लंग्स में, जिसकी वजह से क्या होगा आपका ब्रेन के अंदर ये वाले जो रिदमिक सेंटर है, तो कौन सा सेंटर है? रिदमिक सेंटर है, ये एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? और इसी को हम एक रिफ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हियरिंग ब्रीवर रिफ्लक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हियरिंग में हेयरिंग बोलते हैं। हेयरिंग ब्रीवर स्पेलिंग ठीक है। रिफ्लक्स, इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है जल्दी से बताएंगे? किसको पता है? प्रिवेंशन करना। क्या प्रिवेंशन करना? जरा, जब मैंने आपको ध्यान करो, अब मैंने सांस लेने के लिए बोला था आपको, आपने सांस ली, होल्ड करके रखा, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट है, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही आप क्या कर सकते हो? होल्ड कर सकते हो। फिर क्या करोगे? ऐसा लगेगा जैसे गए, प्रेशर हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो आप एक लिमिटेड अमाउंट तक ही क्या कर सकते हो? एटमॉस्फेरिक एयर को इनसाइड द लंग्स एंटर करा सकते हो, जरूरत से ज्यादा नहीं करा सकते। ठीक है? तो एक टाइम के बाद आप क्या करोगे? छोड़ दोगे। सांस क्या कर दोगे? छोड़ दोगे। तो यही रिफ्लेक्स तभी काम करता है, यानी कि प्रिवेंशन करोगे कि आपके लंग्स ओवर इन्फ्लेटेड ना हो जाए, ज्यादा हवा ना भर जाए आपके किसमें? लंग्स में। जबकि वो एयर बैग्स है, लंग्स क्या होते हैं हमारे? तो ओवर इन्फ्लेटेड ना हो जाए, ओवर इन्फ्लेशन ना हो जाए लंग्स के अंदर। यही काम को प्रिवेंशन कराने का कौन कर रहा है? ये हेरिंग ब्रीवर रिफ्लेक्स। रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होती है। लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे कि कभी कभी आपको सांस बहुत ज्यादा चढ़ जाता है, जब आप हाइट पर जाते हो तो आप जल्दी जल्दी सांस लेते हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप जल्दी जल्दी एक्सहेल करते हो। करके दिखाओ, मुझे तो कोल्ड हो गया एकदम से। आप करो। इनहेल नहीं करना, एक्सहेल करो। सीधे बैठो पहले। हाँ, सीधे बैठ के करना होता है सब कुछ। हाँ, अब करो, एक्सहेल करो जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी करो एक्सहेल। ऐसे नहीं, छोड़ो छोड़ो। हाँ देखो, ये पूरा कर रही है, ठीक है, किया ना? जल्दी जल्दी किया। क्यों करते हैं ऐसा? एक्सहेल करते हुए कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? CO2। तो अगर बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर CO2 गैस ज्यादा हो जाएगी, आपको सफोकेशन शुरू हो जाएगी, तो आप जल्दी जल्दी सांस लोगे और जल्दी जल्दी क्या करोगे? एक्सहेल करोगे। क्या करोगे? जब हम एक्सहेल करते हैं सिर्फ CO2 बाहर निकलता है। सेंट्रल
नहीं मैम, ऐसा है ना कि कुछ ऑक्सीजन है जो हमारे ब्लड के द्वारा यूज नहीं हो पाती, वो भी बाहर निकलती है, और जो पहले वो से तो होगी कंडक्ट, हाँ वो आपने थोड़ा सा ये पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा। अरे याद करो जब मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, कंडक्टिंग जोन पढ़ाया था कि भाई पूरे पैसेज में रहती है ना कुछ एयर, तो वहां की ऑक्सीजन निकलेगी ना कि लंग्स। ठीक है, चलो इसके बाद जो हार्ट होगा भाई आपका, हार्ट बीट भी तो चेंज होगी, पर जाकर एक्सपेरिमेंट करना और हार्ट बीट पे करके रखना। अब हार्ट बीट पे हाथ रख कर करना। तो हार्ट में भी तो मैंने ग्रीन ग्रीन क्या बनाए हैं, रिसेप्टर्स बनाए हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से भी आपका ये ही रिदमिक सेंटर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ये फर्स्ट लाइन जा रही है, सेकेंड लाइन जा रही है। ठीक है भाई, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन, जो मैंने अभी आपको करवा कर दिखाया है कि आप जल्दी जल्दी क्या करोगे, रैपिडली CO2 को बाहर करोगे। क्या करोगे, रैपिडली CO2 को बाहर करोगे। रैपिडली CO2 को बाहर करने का प्रोसेस ही हाइपर वेंटिलेशन होता है। और ये कब होगा, जब बॉडी के अंदर यानी कि इस एरिया में हार्ट के अंदर भी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। जब यहाँ ज्यादा होगी तो यहाँ पर भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो आप जल्दी जल्दी क्या करोगे, एक्सहेल करोगे, बॉडी में से क्या निकालोगे, CO2 को निकालो। ठीक है भाई, अच्छे से समझ आ गया। हाँ बस डिसऑर्डर्स रह गया, हाँ वैसे कंप्लीट हो गया। और अगर ब्लड में H पॉजिटिव आयन और CO2 ज्यादा हो रहा है तो इस कंडीशन को बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कब, जब ब्लड में ये चीज हो रही है ज्यादा, जब ब्लड में कौन सी चीज, हाइड्रोजन आयन और CO2 गैस कहाँ पर ज्यादा हो रही है, ब्लड के अंदर। कहाँ पर ज्यादा हो रही है, ब्लड के अंदर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हाइपर वेंटिलेशन करोगे, यानी कि हाइपर वेंटिलेशन मतलब CO2 को एक्सहेल करोगे रैपिडली। क्या करोगे, बस 2 मिनट का और है, देख लो ये भी चैप्टर फिनिश हो जाएगा, जो कि है डिसऑर्डर। लेकिन इसके बाद में कर जाऊंगी, फोटो ले लेना। ना तो वो इनवॉलंटरी वो जब हम एंडोक्राइन वाला सिस्टम पढ़ेंगे ना तब समझाऊंगी उसके। डिसऑर्डर्स में आपको बस 3 चीजें पढ़नी है, एस्मा, एम्फाइजमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। Asthma is asthma. Correct pronunciation of asthma is asthma. क्या होती है, एस्मा में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। किसमें, तो खुद लोग बस मैं बता दे रही हूँ। एलर्जी है ये एक तरीके की, इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्योल्स में। और मूवीज में वो जो आपने देखा है ना, वो जो पंप देते हैं, है ना, वो एस्मा वाले पेशेंट्स ही लेते हैं। क्योंकि कौन लेता है, और उसको क्या बोलते हैं, पंप को ब्रोंको डायलेटर। क्या बोलते हैं, ब्रोंको डायलेटर। ये एक तरह का क्या होता है, एलर्जी होती है ये एक तरह की। और यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या होती है, वो पंप, इब्रा चुप हो जाओ, वो पंप क्यों दिया जाता है, टू गेट रिड ऑफ रैपिड स्पैज्म। क्या बोल रहे हो आप, रैपिड स्पैज्म, रैपिड मतलब तेजी से स्पैज्म होने से रोका जाता है, इसीलिए क्या दिया जाता है, वो पंप दिया जाता है। अब ये स्पैज्म क्या वर्ड है, कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, कॉन्ट्रैक्शन।
लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन ना हो जाए इसीलिए उसको दिया जाता है पंप को। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? और ये वाली कंडीशन जब होती है एस्मा वाले पेशेंट्स में, तो उनका जो ये होता है ना, ब्रोंकाई का साइज होता है वो छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से एकदम से स्पैज्म आ जाता है। और अगर अगर उसमें क्या हो जाए, ऑक्सीजन रुक जाए बिल्कुल, तो फौरन डेथ हो जाएगी। फौरन क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इसीलिए उसमें क्या दिया जाता है, फटाफट से पंप दिया जाता है, यानी कि ब्रॉन को डायलेटर दिया जाता है, ताकि वो वाली कंडीशन ना आ जाए। एम्फाइसीमा देखो, एम्फाइसीमा में जो ये सुट्टा और ये हुक्का चलाते हैं घंटों घंटों तक, इनकी एल्वियोलाई की वॉल्स या एल्वियोलाई डैमेज हो जाती है। जितने भी हुक्का पीने वाले हैं या फिर स्मोकर्स है, तो दोनों को हम स्मोकिंग में तो कंसिडर करेंगे। तो इसमें क्या हो जाता है, एल्वियोलाई की वॉल्स डैमेज हो जाती हैं। अगर एल्वियोलाई की वॉल्स कैसी होंगी, ऐसी, तो ये कैसी हो जाएंगी, टूट जाएंगी। क्या हो जाएंगी भाई? टूट जाएंगी, यानी कि डैमेज होती चली जाएंगी। क्या हो गया? ऐसे डैमेज होती चली जाएंगी। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ऑक्यूपेशन वर्ड आ गया, यानी कि लोगों के जो काम होते हैं उनमें जो डस्ट वगैरह उड़ती है, अगर वो इनहेल कर लेते हैं पर्टिकुलर टाइप की डस्ट, उनको पर्टिकुलर टाइप का क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है। लाइक चौक डस्ट से हो जाएगा, और एस्बेस्टोस डस्ट से हो जाएगा, सिलिका डस्ट से हो जाएगा, कॉटन फाइबर से भी हो जाता है, और आपका आयरन डस्ट से भी हो जाएगा। से आयरन डस्ट से भी हो जाएगा। सबके नाम होते हैं इनके। इनके क्या होते हैं? सबके नाम होते हैं। चाकोसिस, चालकोसिस, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, आयरन से बिल्कुल ही नाम चेंज हो जाएगा, साइडेरोसिस या सिडेरोसिस, जो भी आप पढ़ना चाहें इसको। चैप्टर इज फिनिश। आज कर दूंगी।